Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to study a very important topic of your this lesson, that is cell division. In the previous two session I just told you about the introduction of the cell division. Then in the previous मतलब जो इसके पहले का जो सेशन होगा उसमें मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बता दिया था. ठीक है, अगर आप अपनी बुक का पहला पेज देखोगे तो उसमें आपको सेल साइकिल समझ में आ जाएगी. देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी साइकिल ज़रूर चलती रहती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको जनरेशन की बताई. जैसे एक जनरेशन हमारे फादर की है, ठीक है, हमारे फादर के फादर की रही होगी, फिर हमारे फादर की जनरेशन आई, फिर हमारी जनरेशन आएगी. तो इस तरह से हो गया रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है. कोई भी सेल है, ठीक है, अगर वो सेल डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करते करते या तो वो डिवीज़न से स्किप कर जाए, अब वो डिवीज़न ना करे, और या तो वो डिवाइड करने के बाद जो उसकी नई सेल बनेगी वो फिर से एंटर हो जाए सेल डिवीज़न में. तो सेल साइकिल चल रहा करती है, समझ में आए. ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल डिवीज़न को स्किप कर जाती हैं, अब वो सेल डिवाइड नहीं करती. जैसे अगर हम बात करें हार्ट की सेल्स की, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो एक बार डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते. वहीं पे अगर हम न्यूरॉन्स की नर्व सेल की बात कर लें तो वो भी जल्दी से डिवाइड नहीं करते. हमारे की स्किन की सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें कोई बर्न हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो रप्चर्ड हो जाती है. सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कंफर्म है. जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कभी बर्न ना हुआ हो या आपको कभी इंजरी ना हुई हो. जब इंजरी होती है तो आप देखते हो ऊपर की अपर स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है पूरी तरह से. कुछ दिनों के बाद लेकिन आप देखते हो कि एक नई स्किन आ जाती है. इसका मतलब है कि जो स्किन की सेल्स हैं वो डिवीज़न तो कर नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर कोई ऐसा सरकमस्टेंस आ गया जिसमें उनको डिवीज़न करना ही पड़ेगा. तो आपकी बुक में एक और, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि G1 में क्या होता है, फिर S आता है, फिर G2 फेज़ होता है और फिर M फेज़. M फेज़ सबसे शॉर्ट फेज़ होता है जिसमें डिवीज़न होता है. डिवीज़न के पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. M फेज़ के बाद अगर सेल्स को डिवाइड नहीं करना है तब वो एक स्टेज और एंटर हो जाती हैं जिसको बोलते हैं G0, G0 या G0. मतलब वो क्वाइसेंट स्टेज में चली जाती हैं, रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं, सेल डिवाइड नहीं करेंगी. बात समझ में आई. ठीक है, तो सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, G0. जैसे मैंने अभी स्किन सेल्स का एग्जांपल लिया कि नॉर्मली जो स्किन की सेल्स हैं वो किस स्टेज में चली जाती हैं, G0 में चली जाती हैं. क्वाइसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, जिसको रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं. हो सकता है ये कभी डिवाइड ना करें और हो सकता है ये इनकी जब रिक्वायरमेंट हो तब इसमें डिवीज़न हो. जैसे मैंने अभी स्किन वाला एग्जांपल लिया. और कभी ना डिवाइड करने वाले में किसको ले सकते हैं हम, हार्ट की सेल्स को, हार्ट की जो वॉल्स हैं उनकी सेल्स को ले सकते हैं. बात समझ में आ गई होगी. तो ये एक स्टेज छूट गई थी, ये इसमें नहीं थी इसलिए मैंने बता नहीं पाया था. ठीक है, तो मुझे याद आया कि नहीं मैं आपको बता दूं. तो सेल साइकिल में क्लियर हो गया होगा. देखो, सेल साइकिल में हम पूरी सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज. एम फेज मतलब माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है. इंटरफेज में जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं फॉर द सेल डिवीज़न. ठीक है, और जो एम फेज़ होता है उसमें सेल डिवाइड करती हैं इन द डिफरेंट स्टेजेस. उसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं, उस स्टेज में अलग अलग चेंजेस आते हैं सेल्स के अंदर, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हो कि एक सेल से कितनी सेल्स बन जा रही हैं, दो सेल्स बन जा रही हैं. जैसे इसमें कई सारी स्टेजेस हैं. प्रोफेज़ हैं, प्रोफेज़ में आप देख सकते हो कुछ चेंज आ रहा है. अभी सारी चेंजेस आपको पता लग जाएंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं. मेटाफेज़ में देख रहे हो कुछ और स्ट्रक्चर बन गया है. एनाफेज़ में कुछ और बन गया है. और टीलोफेज़ आते आते दो सेल्स डिवाइड हो गए. इसका मतलब है टीलोफेज़ पे सेल्स जो है डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है और लास्ट स्टेज होती है. और सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, प्रोफेज़. तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीज़न. ये सेल डिवीज़न की क्या है, स्टेजेस हैं. और ये सब इंटरफेज़ की स्टेजेस हैं. G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़. सबसे इंपॉर्टेंट है S फेज़ और G1 फेज़ सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि G1 फेज़ में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है सेल्स का, उसकी ग्रोथ होने लगती है, सेल ग्रोथ. ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. अगर आप टाइम पीरियड देखो तो इसमें देखो 10 to 11 आवर्स लग रहे हैं पूरे को. अगर हम 24 आवर में इसको डिवाइड करें तो 10 से लेके 11 आवर तो G1 फेज़ में लग रहा है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है S फेज़. याद रखना, अगर S फेज़ नहीं होता तो सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा. याद रखना, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं और आपको 2 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, तो सबसे पहले उस 2 को 4 में चेंज करना होगा. अगर वो 2 4 में चेंज नहीं होगा तो सेल डिवीज़न मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है. तो याद रखना, अगर DNA रेप्लिकेशन ना हो और S फेज़ ना हो,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एस फेज़ नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो एस फेज़ में एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और दूसरा सेंट्रोजोम का भी रेप्लिकेशन होता है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है। आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें ये लाइन मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक एक लाइन जो है आपको रीड करनी चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ाता तो भले थोड़ा बहुत बियॉन्ड जाके हूँ आपके सिलेबस से, लेकिन मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक ग्रंथ की तरह जान लीजिए, उसको पढ़ना है आपको। जैसे रामायण रोज़ लोग डेली पढ़ते हैं, ठीक है, गीता लोग रोज़ डेली पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी जो होली बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एकदम जान लो हमारे लिए जो हम लोग बायोलॉजी वाले हैं ना, इनके लिए हमारी होली बुक कौन सी है, वो है एनसीईआरटी। उसको आपको इसी तरह से ही पढ़ना है, समझना है। जैसे हम ग्रंथ को एक लोग होते हैं पढ़ते हैं केवल, और दूसरे होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे आप कभी बोर नहीं होगे। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से सेल साइकिल मैंने फिर से आपको बता दिया। एक चीज़ छूट गई थी जी नॉट, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज़, आपके जो पैरा दिया होगा ना, उसमें एक बॉक्स दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि जब जीवन फेज़ में अगर हम देखें तो जो डीएनए होता है वो 2C होता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2N होते हैं। जैसे ही एस फेज़ कंप्लीट होता है, 2C मतलब जो डीएनए होते हैं वो 4C हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर 2N ही रहते हैं। समझ में आया? उसके अंदर कंटेंट तो बढ़ गया लेकिन वो खुद नहीं बढ़ा। बाद में उसका जब यही 4C बाद में 2C और 2C में डिवाइड हो जाएगी तो अलग अलग क्रोमोसोम्स बना लेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से 2C और 4C का मतलब आपको समझ में आ गया कि 2C क्या होता है और 4C क्या होता है। जब भी डीएनए मतलब रेप्लिकेशन नहीं किया होगा जैसे जीवन में, तो 2C रहेगा, लेकिन जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगा जो डीएनए होगा वो 2 से मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं ना वो 2N ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो भी 4N हो जाएंगे, वो 2N ही रहेंगे। बाद में उनका डिवीज़न होगा, बाद में वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट फेज। ये तो मैंने बता दिया था कि जीवन क्या होता है, पोस्ट माइटोटिक फेज होता है। एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है। जब भी सेल साइकिल चलती है तो डीएनए कंटेंट का क्या कंडीशन रहती है। जैसे अगर हम ड्यूरिंग G2 फेज देखें, अ सेल कंटेन 2 टाइम्स ऑफ द डीएनए मतलब 4C द अमाउंट डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल, क्योंकि एस फेज कंप्लीट हो गया, एस के बाद क्या आता है, G2 आता है। तो G2 में जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर 2N ही रहते हैं, वो 4N नहीं होते। तो ये मैंने इस डायग्राम से भी आपको समझा दिया था कि अगर आप देखो तो जीवन में 2C है, लेकिन जैसे ही एस फेज आया देख सकते हो यहाँ 4C हो गया, G2 में हो गया, और यही 4C फिर बाद में M फेज तक जाता है और फिर से उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग सेल डिवीज़न बोलते हैं। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। और आपको पता है, थोड़ा सा तो पता ही है कि माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीज़न इज नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीज़न। मींस अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो भी हैं पेरेंटल सेल में, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर इन द डॉटर सेल्स। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो हैप्लॉइड सेल है उसमें माइटोसिस नहीं होता, उसमें भी होता है, याद रखना। अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम N से इंडिकेट करते हैं, और डैप्लॉइड को हम किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, 2N से। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डैप्लॉइड, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। मान लो अगर किसी डैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा है तो जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो 2N ही होंगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि माइटोसिस जहाँ पे होता है, वट एवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द पेरेंटल सेल, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द प्रोजेनी या डॉटर सेल्स, उसमें भी वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। दैट्स वाई द माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न, इसलिए हम लोग माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस। The term refers to the division of nucleus into 2 daughter nuclei of about equal size, और लगभग इक्वल साइज़ की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल छोटी हो गई दूसरी सेल बड़ी हो गई, एंड हैव द सेम क्रोमोसोम, जैसे अभी मैंने बताया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को क्या बुलाते हैं, कैरियो। देखो जहाँ पे भी कैरियो वर्ड आ जाए, ठीक है, तो कैरियो का मतलब क्या होगा, एक कैरियो के भी ऐप आता है ना, इसमें गाना वगैरह गाते हैं, उससे याद कर सकते हो। तो कैरी ओ काइनेसिस, तो कैरियो मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा, काइनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन होना।
तो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हो गया कैरियोकाइनेसिस। तो माइटोकाइनेसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मतलब हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि साइटोकाइनेसिस हो जाए और कैरियोकाइनेसिस ना हो और सेल डिवाइड हो जाएंगे, नहीं, हमेशा सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और तभी साइटोकाइनेसिस होगा। और याद रखना, अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस ना हो तो सेल डिवाइड हो ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस का थोड़ा सा समझ में आ गया कि माइटोसिस क्या होता है। अब देखो माइटोसिस को मतलब उसमें हम जो कैरियोकाइनेसिस है सबसे पहले उसको पढ़ने जा रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब किसका डिवीज़न? न्यूक्लियस का डिवीज़न। हाउ द न्यूक्लियस विल डिवाइड। अब न्यूक्लियस में जो भी कंटेंट है, सेल के अंदर जो कंटेंट है उनका भी डिवीज़न होगा। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा तो उसमें जो कंटेंट है उसका भी डिवीज़न होगा। ठीक है, और आपको पता है बायोलॉजी में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। डिवीज़न का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे, समझ में आया? ठीक है, वो तो हम लोग ने पढ़ रखा है, एस फेज़ में पहले से ही डीएनए क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। इसीलिए जब वो डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ डीएनए कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डीएनए इक्वल ही रहेंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो 4 स्टेजेस होती हैं PMAT। देखो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, हो सकता है आपके पास और भी अच्छी ट्रिक हो, आप उससे भी याद कर सकते हो। मैंने लेकिन एक ट्रिक बनाई है। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक एग्ज़ाम होता है PMT। वैसे तो आजकल PMT नहीं है, आजकल नीट है, लेकिन नीट भी एक टाइप का PMT है। आप कभी भी अगर पढ़ोगे तो इसको बुलाते हैं प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मतलब इसी टेस्ट के थ्रू आपको एंट्री मिलती है, आपको एडमिशन मिलता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो PMT तो मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कौन सा है? PMT। ठीक है, अब देखो PMT यहाँ पे प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, टीलोफेज़ है, और यहाँ पे एक चीज़ नहीं है A, तो PMAT। इस तरह से आप याद कर सकते हो PMT और M और मैट, ये मैट कर दोगे PMAT, इस तरह से भी याद कर सकते हो PMAT। क्लियर हो गया? तो प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, ये चारों स्टेजेस सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो P मतलब प्रोफेज़, M मतलब मेटाफेज़, A मतलब एनाफेज़ और T मतलब टीलोफेज़। इस तरह से ये 4 स्टेजेस होती हैं। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे, ये स्टेजेस जो हैं, द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीज़न। अभी मैंने आपको बताया था सेल साइकिल, ये पूरी सेल साइकिल को मैंने यहाँ पे फिर से देखो बना रखा है। सबसे पहले सेल किस में होती हैं? इंटरफेज़ में होती हैं, G1, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़। ठीक है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज़ में। प्रोफेज़ में अब इस रस्सी को देखो, ठीक है, प्रोफेज़ के पहले क्या हो चुका है? डीएनए कंटेंट बढ़ चुका है। प्रोफेज़ में जो क्रोमेटिन होते हैं वो एकदम थ्रेड की तरह दिखते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे थ्रेड होते हैं। अब आपको ये भी थ्रेड ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से इसको कॉयल करके देखें, ये देखो ये थ्रेड है, ये धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। मतलब जो रेटिकुलम है ना, वो धीरे धीरे प्रोफेज़ में क्या होने लगेंगे? ओपन होने लगेंगे, जिसको हम क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। सबसे पहले तो ये क्या रहेंगे? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेज़ होती रहेगी, ये जो रेटिकुलम है एक दूसरे से ओपन हो जाएंगे। और आपको देख रहे हो कि ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से कहाँ पे अटैच हैं? सेंट्रोमियर पे अटैच हैं। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप देखो तो एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड्स में दिखने लगेंगे? ये देखो, ये 2 क्रोमेटिड दिखने लगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ो तो आपके पास क्या होना चाहिए? रस्सी होनी चाहिए इस तरह की। कलरफुल मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, मुझे कलरफुल नहीं मिली। ठीक है, आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसको लेके बैठ के तब पढ़ना। अभी तक देखो ये क्या थे? कॉयल थे, इस तरह से, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे बंधे हुए थे, एकदम थ्रेड की तरह थे। धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? ओपन होने लगेंगे। तो ये ओपनिंग कहाँ पे, किस स्टेज में देखने को मिलती है? प्रोफेज़ में। मेटाफेज़ आते आते पूरे क्रोमोसोम्स एकदम अच्छे से सेपरेट होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं वो मेटाफेज़ में होते हैं। सबसे ज़्यादा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्रोमोसोम्स को मेटाफेज़ स्टेज में। एनाफेज़ आते आते ये जो, जैसे मैंने इस रस्सी से समझो, इस रस्सी से सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। देख सकते हो, ये देखो आपको दिखने लगे होंगे, ये कॉइलिंग होने लगी। धीरे धीरे क्रोमोसोम्स देखो मोटे होने लगे, ओपन होने लगे। ये ओपन होने लगे, अब एकदम पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स देखने लगेंगे। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स हैं, आपने पढ़ रखा है ना सेल वाले चैप्टर में, मैंने बताया था कि उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ये देखो, ये 2 क्रोमेटिड हैं, अगर आप देखो तो ये पहला और ये दूसरा, ये 2 क्रोमेटिड हैं, इधर भी 2 क्रोमेटिड हैं। ये सब एक दूसरे से एकदम ओपन हो जाएंगे। अभी तक ये एक दूसरे पे रैप थे।
ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कहाँ पे हैं, सेंट्रोमियर में। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरह से मेटाफेज में जब देखोगे तो इस तरह से स्टेजेस ऐसे आके बीच में ऐसे सेट हो जाएंगी। प्रोफेज में क्या हुआ, जो क्रोमेटिन है वो ओपन होने लगा, ठीक है। क्यों मोटे होने लगे, क्योंकि पहले से ही डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, ओपन होने लगा। जब ओपन होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मेटाफेज आया तो मेटाफेज में सब सारे सेंट्रोमियर सेंटर पे आ गए। जितने भी सेंट्रोमियर हैं वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर पे, जिसको मेटाफेरिक प्लेट बोलते हैं, मतलब सेंटर बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको। तो देखो सेंट्रोमियर कहाँ आ गया, बीच में। अब इसकी जो आर्म है वो चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, कोई मतलब नहीं, समझ में आए, वो सेंट्रोमियर, लेकिन सारे क्रोमोसोम्स के कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। एनाफेज मतलब मेटाफेज में ही इससे एक टेक्टाइल फाइबर आके जुड़ जाएगा। टेक्टाइल फाइबर आपने सेंट्रियोल जब पढ़ाया था तो बताया था कि उससे कुछ फाइबर रिलीज होते हैं, वो फाइबर जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, समझ में आया? एक पोल से दूसरे पोल पे, इस तरह से दो पोल होते हैं और दोनों पोल पे जाके वो अटैच हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एनाफेज में इसकी पुलिंग होने लगती है, ये जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेंट्रोमियर से क्या होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। ये सेंट्रोमियर ये था और ये सेंट्रोमियर से क्या होने लगे, ये देखो ये सेंट्रोमियर था बीच में, इस तरह से सेंट्रोमियर से ये डिवाइड होने लगे। देखो बहुत ध्यान से देखो, एकदम ऐसे ही होता है। ये देखो सेंट्रोमियर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। ये फंस गया, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारा ना फंसे, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर से अभी तक दोनों ही जो क्रोमोसोम से वो कहाँ पे अटैच थे, सेंट्रोमियर से। अब देखो सेंट्रोमियर धीरे धीरे खींचने लगे, ये ऐसे ही एनाफेज में होता है इस तरह से। ये देखो ये अभी दोनों अलग अलग हो गए, एक जो है एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पे चला जाएगा, इसी को बोलते हैं एनाफेज। जैसे ये दोनों पोल पे पहुंचेंगे फिर से ये दूसरे एक दूसरे से फिर से पूरी तरह से फिर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे जैसे पहले थे, ठीक है ये। और यही होती है टीलोफेज। टीलोफेज में आते आते फिर से ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, इनकी जो रेटिकुलम है वो फिर से रिटेन करने लगेंगे, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं फिर से रीअपियर हो जाएंगे, और ये दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और दोनों क्या बना लेंगे, दो अलग अलग सेल्स बना लेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आई थिंक इस रस्सी की हेल्प से आपको मैंने सारी स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, मतलब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग माइटोसिस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सेशन क्योंकि अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मैं सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने प्लान किया था आज कि मैं आपको आज माइटोसिस कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है, लेकिन मैं बहुत हैज़नली पढ़ाता नहीं हूँ। मेरा अगर मन हो गया कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो फिर नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट सेशन में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और आपको सेल डिवीज़न इस रस्सी की हेल्प से कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।